बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएमसी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टिपू सुल्तान। प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते चंद अहम वाक़यात पर, जिनके अंदर शामिल है कि लाहौर से सियालकोट जाने वाली एक औरत जो इसका एक खौफनाक वाक़या का शिकार हो गई। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा अमल देखे। पुलिस डिपार्टमेंट का अपना एक रद्द अमल है, सिविल सोसाइटी का अपना एक रद्द अमल है। इन तमाम वाक़े को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, अफगानिस्तान की पीस टॉक पे, मिडल ईस्ट, इसराइल और बाकी को मामला को देखेंगे। इसको देखेंगे हम 9/11 के तनाजुर में भी। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं बर्मिंघम से सीनियर सॉलिसिटर तजियाकार जनाब जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी साहब, सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन किया इस्लामाबाद से जीएमसी टीवी कंट्री है जनाब राशिद चौधरी साहब। राशिद चौधरी साहब, सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मलिक साहब। और हमें बर्मिंघम से एक्टिविस्ट भी हैं, या आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया टीपू, थैंक यू। में ज्वाइन कर रहे हैं जीएमसी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मान साहब, जो हमें ऑडियो पे ज्वाइन करेंगे। मलिक अमीर मान साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? वेलकम टू द प्रोग्राम। जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अमीर साहब, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। एक तो यह है कि लाहौर में चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो है ना तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका एक जो है ना चर्चा हो रहा है, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू बात हो रही है। हमें आप जरा इस वाक़े में थोड़ी सी नाज़रीन के लिए अपडेट करें और बताएं कि ये मामला कहाँ तक पहुंचा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है। जी टीपू भाई, इस जो मौजूदा वाक़या जो जो मोटरवे पे रुनमा हुआ, उससे काफी अवाम, जो हमारे आम अवाम और खास तौर पर वो औरतें जो खुद से ड्राइव करती हैं और आती जाती हैं, उनमें काफी खौफ और राज की कैफियत है। लेकिन ये है कि हमें कुछ सुनने में आ रहा है कि वो उसके जो जो मेन किरदार है उनको पकड़ लिया गया। जो मेरे अंदर के रिसोर्सेज जो उन्होंने मुझे बताया, तो अब वो दो जो आदमी थे वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये जो वाकयात है, ये हमारे मुल्क की बदनामी का सबब भी है। और ये वैसे आवाम को यानी एक डराना या इस तरह का इंसान के अंदर एक कैफियत शिशोपन वाली, वो इस वाक़े ने बहुत ज्यादा क्रिएट की है। और इससे आवाम काफी नाखुश है और काफी परेशान है इस मौजूदा वाक़े से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी साहब। जाहिद चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि ये जो वाक़या है, इससे बहुत से जो है ना जो कह सकते हैं कि महकमे डिपार्टमेंटल इश्यूज, और जो हमारी पुलिस फंक्शन करती है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी उठ रहे हैं। हम देखते हैं कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सीसीपी साहब ने जो है ना, जो वाक़े के फौरन बाद कुछ बयान दिए, वो उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन देते रहे। उससे आपको क्या लगता है, इतना सीनियर ऑफिसर जो कि इस किस्म के सेंसिटिव मामला को डील कर रहे हैं, क्या उनके पास इस किस्म की ट्रेनिंग हम समझते हैं कि पाकिस्तान में है? में देखिए कि पूरी जो कंट्री में जो सिविल सोसाइटी बात करेगा। दूसरा, ये वाकया अपने तरह का एक नहीं, इस तरह के वाकयात पाकिस्तान जो छोटे इलाके हैं उनमें इस तरह के वाकयात होते हैं, तो उन पे इतनी हाईलाइट शायद नहीं भी होता। ये शायद एक ऐसा वाकया, ऐसी औरत से हुआ जो पढ़े लिखे हो गए, सेल्फ मेड थी और जिसकी अपनी आवाज उठाई। तो वाकयों के आप 2-3 पहलू से हमें इसका आप अपना देगा। जी बहुत शुक्रिया टीपू। के देखें, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस वाक्य की जितनी भी ज्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। कोई भी माशरा उस वक्त तक तमीर और तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता जब वो माशरा अपनी खवातीन को इज्जत और वकार ना दे। इसलिए अगर हम समझते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव
सोसाइटी बनाना है, एक प्रोग्रेसिव तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा है, तो हमें फिर अपनी जो खवातीन हैं उनकी इज्जत और वकार जो है उसको बहाल करना जरूरी है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इसमें यह है कि पहली बात तो मैं टीपू आपको यह बता दूं कि तमाम तरह की जो हिफाजत है जान माल इज्जत आबरू की, उसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर है। इस सही, पे बिल्कुल किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब उसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूं कि अगर आप जो सोशल साइंटिस्ट हैं, टॉम्स हॉब्स है, रूसो हैं और इस तरह के जो और सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि रियासत कब वजूद में आई। वो कहते हैं कि रियासत जब वजूद में आई तो एक आदमी जो है अपने जो हकूक थे उनसे रियासत के हक में दस्तबरदार हो गया। देखे ना, गाड़ी मेरी है, सही, बाय मैंने की है, मैं उसको 40 पे चलाऊं, 50 पे चलाऊं, 60 पे चलाऊं, हुकूमत का इस पे क्या है? नहीं, क्योंकि मैं अपने कुछ हकूक से दस्तबरदार हुआ हूं रियासत के हक में। सही, और जब मैं दस्तबरदार हुआ हूं तो रियासत ने फिर यह जिम्मेदारी ली है कि वो मेरी जान माल इज्जत आबरू जो है उसकी वो हिफाजत करेगी। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल 8 से लेके 25 तक के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी हुकूमत वक्त को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं कि जनाब वो अपनी आवाम की फलाह बहबूद इज्जत आबरू जानो माल प्रॉपर्टी के तहफ्फुज को यकीनी बनाए। सही, लेकिन एक और जो बात मैं करना चाहता हूं कि अब देखें, सिर्फ कानून जो है वो इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए मुकम्मल आपको गाइडेंस नहीं देगा। सही, अब आप मुझे बताएं कि हम इस डेवलप कंट्री में रहते हैं, यूके के अंदर, तो क्या यहां पे ऐसे वाकयात नहीं होते? होते हैं। अब वाक़या तो होते हैं हर जगह जी पे। बिल्कुल। अब देखें, जितने पेडोफाइल के केसेस यहां पे हैं वो आपको कहीं और जगह पे कम ही आपको मिलेंगे आपको। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि इस तरह के जो हेनियस क्राइम्स हैं उनको डील करने के लिए हुकूमत वक्त की तो अपनी जिम्मेदारी है, जो मैंने पहले बता दिया, वो उनकी प्राइम है। जी, लेकिन एक शारी होने के नाते से, एक सिटीजन होने के नाते से हमारे माशरे की क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें उस तरफ भी तवज्जो सही, देने की जरूरत है। नहीं है। जब कानून और माशरा दोनों मिलके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो उस हवाले से फिर हम ये समझते हैं कि बेहतर नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। एक हर चीज का एक अपनी होता है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसके लिए जो है वो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये है, वो मेरा अपना एक व्यू है जिसके ऊपर, और मैं ये समझता हूं, आप मुझे ये बताएं, आप सारे लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हुए हैं इस पैनल के अंदर, वकाला भी बैठे हुए हैं, राबिया बैठी है, आप खुद वकील हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सरेआम फांसी किसी को दे देंगे तो क्या फिर ये क्राइम रुक जाएंगे? सही, सिर्फ इसका सिंपल सा जवाब मुझे चाहिए। टाइम तो चलो सर, वो ये एक सवाल बिल्कुल जी एक ये इब्रत राबिया को जरूर दूसरों के राबिया लिए को बोलते होगी, हैं। डर जरूर होगा, शायद कम भी हो जाए, लेकिन रुकने वाले तो नहीं है। बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें हमें पता है कि वो लोग सरेआम फांसियां देते हैं लोगों को, लेकिन वहां पे स्टिल कोई ना कोई क्राइम तो हो रहा है साथ साथ। हाँ, एक इब्रत जरूर सामने आएगी, एक डर खौफ जरूर फैलेगा, लेकिन रुकने का तो अब नहीं कह सकते कि बिल्कुल रुक जाएगा।
जी सर जी आपने राबिया की बात सुनी। सब ये 1 मिनट देगा, आपको तो दोबारा आता हूँ। राशिद साहब कौन वो आपके तो दोबारा आते हैं। राशिद साहब, ये हम समझते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है जानो। स्टेट का मकसद ये होता है कि अगर इंसान जितने भी वो किसी जगह पे किसी हद तक पता है कि यार एक चीज ये है कि अगर हमारे दरमियान डिस्प्यूट हो जाए तो स्टेट इंसाफ से फैसला कर दे, हमारे जानो माल का तहफुज करे। दो बेसिक स्टेट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, आप बोले। पहली बात तो ये है कि मैं ये जो गुज़श्ता दिनों लाहौर में वाक़या हुआ कि एक खातून जो थी वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे सफ़र कर रही रात के वक़्त, और उनके साथ जो ये सानहा हुआ, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और हम ये इस बात पे बिल्कुल एग्री हैं कि ऐसे जो अनासर हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं मिस राबिया की इस बात को ओन करता हूं कि जब इन लोगों को सजाएं मिलेंगी तो जराइम तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन ये मिनिमाइज हो जाते हैं। और जिन कंट्रीज में सख्त सजाएं मिलती हैं वहां पे अगर आप उनकी रेशो देखें क्राइम की तो वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो कंट्रीज इनको उस तरह नहीं लेते उस सेंस में। तो इसलिए पहले तो हम इस बात को ये समझ लें कि सजाएं जरूर होनी चाहिए और सख्त से सख्त होनी चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में जो है इस बात की ये बैठ जाए कि हम अगर कोई भी ऐसा अमल करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात जो जाहिद साहब ने की है कि रियासत, बिल्कुल रियासत जो है वो जिम्मेदार है अवाम के जान माल आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके साथ लोगों का शरीक होना, लोगों के अंदर अवेयर होना, वो बहुत जरूरी है। अवेयरनेस ना होने की वजह से भी पाकिस्तान में बहुत सारे हादसात और सानहे जन्म लेते हैं। अब अगर आप इस सानहे का अगर मुस्बत पहलू अगर कोई देखना है तो वो ये है कि अब देखें माजी करीब में भी बहुत से साने हुए हैं, जैसे कसूर में राबिया का केस हुआ, रिसेंटली कराची में वो बच्ची मरवा का केस हुआ। लेकिन अब इसमें यहाँ पे स्टेट का जो किरदार आया है और वो मुस्बत है, वो ये है कि उस फैमिली को, मीडिया को उसके करीब भी नहीं जाने दिया गया, कोई टिकर नहीं चले हैं, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला, कोई पुलिस अफसर उनके घर नहीं गया है, किसी को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। यानी जो अजियत उस फैमिली को आप तस्वीरें खींच कर देते थे और उनके पास इर्द गिर्द बैठकर देते थे, वो आपको इस जो सानहे में नजर नहीं आएगी। और मतलब यह है कि हमारा जो मीडिया है वो भी अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ताकि वो जो एक सानहा तो एक के साथ हुआ है, उसके बाद जो पूरा खानदान और पूरी फैमिली जिस अजियत से गुजरती थी, वो इस सानहे में आपको अभी तक आपको नहीं पता कि वो कौन फैमिली है, तो उनके कोई इंटरव्यू नहीं चले हैं और उनके फैमिली फ्रेंड्स के इंटरव्यू चले हैं। तो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली बैन किया गया है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि ये एक डिटेल के साथ आपने आप बात करना चाहूंगा। जी मलिक साहब। जी जी भाई, अभी जाहिद साहब ने एक बात की जिसमें उन्होंने कहा कि ये फांसी देने से, और ये मोहतरमा ने कहा कि फांसी देने रुक जाएंगे। जो सब जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो डेवलप कर, वहाँ का मुआशरा इस तरह का है जी जिस तरह का वहाँ है। अरब कंट्री में मैं सऊदी अरब में चल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ चोरी करना और कत्ल होना ये ठीक है, लेकिन हर जुम्मे के जुम्मे स्मगलर, मुंशियात फरोश, चोरी वाला, लेकिन एक उसका पूरे यानी मुआशरे में एक अमन है। हालात दिन ब दिन कितने जी लेकिन हमारे पंजाबी की मिसाल है कि अगर तो 2-4 खबर लड़का देनी चाहिए। अगर इस तरह के सजा फांसी
हेलमेट नहीं पहनते थे। जी आप लोगों ने हेलमेट क्या किया, काम को सख्त चालान किए, लोगों के अंदर खौफ आया, यानी वो जो अस्पतालों में मरने की शरह थी वो तय कम हो गई। इसी तरह हम अगर 2-4 काट देंगे फांसी, असल में होता ये जब निजाम कुछ इस किस्म का है तो वहां से वो जमानतें ले लेते हैं, बात नहीं की नहीं। ये में अब 2, 4, 3 जो है ना, ये सख्त सजाएं देंगे ताकि ये जो माहौल सख्त जो हमारे क्राइम है इसकी तरह कम लेने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमीर साहब। जाहिद साहब, आपने अमीर साहब की बात सुनी, आप शायद कह रहे थे कि ज्यादा क्राइम कम तो नहीं कि पार्लियामेंट में बिल वगैरह पेश होते हैं ना, इसके खिलाफ बिल देती है, तो इस ना वो मैं सब जो इंसाफ का निजाम मेरा ख्याल है अगर हम राबिया को भी प्रोग्राम में थोड़ा शामिल कर लें, उनकी भी ये राय ले लें, तो उसके बाद हम इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर राबिया इस इंसिडेंट के ऊपर अपना जरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख दे तो हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जी राबिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये चीज है कि वाकई बहुत शर्मनाक और अजियतनाक ये सारा वाकया है, जो कि शायद अवाम के जहनों से तो कुछ अरसे में उतर जाए, लेकिन जिस फैमिली के साथ हुआ है, जिन बच्चों के सामने ये हुआ है, उनके जहनों से ये कभी भी नहीं जाएगा। बहुत छोटे 3 बच्चे उस जगह पे मौजूद थे, जो कुछ उनकी माँ के साथ उस टाइम हुआ है बहुत ही दर्दनाक चीज है। यहाँ पे तो कोई छोटी सी चीज भी बच्चों के सामने हो जाए तो बच्चों को एक जहनी तौर पे उनको केयर करने लग जाते हैं कि उनके जहन से चीज उतरे। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज उनके सामने हो गई है बहुत बचपन में। दूसरी तरफ मैं जो देख रही हूँ इस टाइम, जिस दिन से ये वाकया हुआ है उस दिन से एक डिफरेंट किस्म की हमारे सोशल मीडिया पे चल रही है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस टॉपिक को ही लेके कि ये हम लोगों ने हुकूमत को ब्लेम करना है, मोटरवे को ब्लेम करना है, औरत को ब्लेम करना है, या ना महरम के बगैर निकली औरत को ब्लेम करना है। हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी इस चीज को नहीं देख रहा है कि किसी के साथ भी, किसी बंदे के साथ भी कुछ हो सकता था कि वो मोटरवे पे जा रहा है और पेट्रोल खत्म हो गया, इमरजेंसी में किसी को डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ सकता था आधी रात को। अब जो हमारे लाहौर के सीसीपीओ ने जो कहा है कि ये जीटी रोड से क्यों नहीं गई, मोटरवे से क्यों गई है, तो भाई आप लोगों ने अगर मोटरवे को, आपको पता है अगर कि वहां पे आप एवरी गाड़ी से जो एक 40 रुपीज ले रहे हो, इसके बावजूद सिक्योरिटी तो वहां पे आप दे नहीं सके हो, तो एटलीस्ट वहां पे कोई 2 बैरियर्स ही लगा दो कि भाई रात के टाइम यहाँ से औरतों का बिल्कुल भी जाना मना है, या बंदों का भी, या फैमिलीज का भी। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे महरम साथ होता, जो कुछ उन्होंने बच्चों के सामने किया, क्या वो महरम की मौजूदगी में नहीं करते? उन लोगों ने ये करना था। ये इलाका एक मुतनाज़ा इलाका वहां का है, जो कि मेरी नॉलेज में आया है, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो कुछ आया है कि ये इलाका वहां पे क्राइम बेतहाशा है। वो एक जो खास बेल्ट है वहां पे क्राइम बेतहाशा है। उस एरिया को रात के टाइम क्यों नहीं बैरियर्स और 2-4 पुलिस वालों के साथ बंद किया गया? तब तो आप ये क्वेश्चन करें कि भाई हमने जीटी रोड जो कहा है रात को आप लोग यूज करें, तो ये औरत क्यों मोटरवे से गई है? दूसरी सूरत की ये, इसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? पेट्रोल किसी का भी रात को आधी रात को जाते हुए खत्म हो सकता है। पूरी मोटरवे के ऊपर, उस पूरी बेल्ट के ऊपर कोई पेट्रोल स्टेशन है ही नहीं। एक टोल प्लाजा बिल्ड कर दिया गया, उस पर पैसा लगा दिया गया, उसमें एक बंदा बिठाया जिसकी वेजेस भी जा रही हैं, जो कि हर गाड़ी से 40 रुपए ले रहा है, लेकिन वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? एक पेट्रोल स्टेशन वहां पे बना दो, सिक्योरिटी बना दो, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स हो ही ना। और जिन लोगों ने ये कुछ किया है वो, उन लोगों से ना तो कोई औरत बचेगी ना ही कोई बंदा बचेगा। जिन लोगों ने इतनी क्रुएलिटी दिखाई है बच्चों के सामने, एक औरत को मारा पीटा और सब कुछ ये गलत काम किया है, क्या आपका ख्याल है कि उस टाइम वहां पे उस औरत का शौहर साथ होता या भाई साथ होता तो क्या ये सब कुछ नहीं होता? मोस्ट प्रोबेबली कि उसके साथ भी होता, जो कुछ इस टाइम हालात जा रहे हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी को वहां पे ज्यादा अलर्ट करना है। जिन इलाकों में आप देखते हैं कि वहां पे क्राइम ज्यादा है, वहां पे सिक्योरिटी अलर्ट ज्यादा कर दें।
अब वो एक दूसरे पे डाले जा रहे हैं। मैंने काफी सारी ये चीजें ऑनलाइन भी देखी हैं कि 6 महीने से इस मोटरवे का इफ्तिताह हो चुका हुआ है। इन लोगों को बकायदा लेटर गए हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले मोटरवे सिक्योरिटी पे डाल रहे हैं कि हम लोग 400-500 की भी पुलिस नहीं दे सकते, आप लोग इंतजाम करें। मोटरवे वाले पुलिस पे डाल रहे हैं, अल्टीमेटली वो क्या रहा है, अवाम भुगत रही है। तो ये मेरे ख्याल में इस चीज का बड़ा सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। सबसे पहले तो इस कंफ्यूज टॉपिक को एक टॉपिक पे आना चाहिए कि ये हमारी सिक्योरिटी के नाअहल होने की सबसे बड़ी वजह ये हुआ है, ये वाकया जो हुआ है। अगर सिक्योरिटी अलर्ट होती, अगर उस एरिया को इस टाइम बंद किया जाता या पेट्रोलिंग प्रॉपर होती वहां पे, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता वहां पे। थैंक यू। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। राशिद साहब से पूछते हैं कि राशिद साहब, आपने राबिया की बातें सारी सुनी हैं, इसके बारे में आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि ये एक कोलेक्टिव फेलियर है। जाहिर साहब, आप जो बात कर रहे थे ना कि ये सिर्फ जी अदारों की जिम्मेदारी के साथ, देखिए एक माइंड सेट भी है। जो लोग जी क्रिमिनल माइंड्स के लोग हैं वो हर जगह मौजूद हैं। आपने बताया कि क्या यूके के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर या जितने और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ऐसे क्राइम नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ फिर डील करने की जो आपकी एबिलिटी है वो क्या है। तो बिल्कुल मैं मिस राबिया की इस बात को ऑन करता हूं कि ये रियासत अदारों का बिल्कुल कलेक्टिव फेलियर है। और ये मोटरवे स्टार्ट हो चुकी थी और उस पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था, और इसको नहीं चलाना चाहिए था कि जब तक आप उस पे सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करते थे। ये बात तो दुरुस्त है। टीपू साहब, आपकी आवाज आ रही है आपको मेरी? टीपू साहब को मेरे ख्याल में आवाज हमारी नहीं आ रही, तो प्रोग्राम को मुझे ही चलाना पड़ रहा है। अच्छा, वो इस तरह से है, देखें, नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया था कि देखें, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी हुकूमतों की ही होती है, और ये उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि हम जो है वो हमारी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। अब ये बात यह है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें रही हैं, अनफॉर्चुनेटली अवाम तो उनकी प्रायोरिटी रही नहीं है। यानी उन्होंने, जैसे आप लोगों ने बताया है कि मोटरवे बन गया है, लेकिन वहां पे कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं बना, वहां पे कोई ऐसा मैकेनिक की फैसिलिटीज जो है वो नहीं है, गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो लोग जो हमारे इन प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने वाले हैं वो ये इतनी छोटी छोटी बातों को भी समझने से कासिर हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूं कि हमने सीसीपीओ के बयान को, वो मैं खुद ये समझता हूं कि एक बड़ा पुलिस अफसर होने के नाते से, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसने लोगों को, चाहे कोई रात को 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, तो उसकी तो ये जिम्मेदारी है कि उसका ये सवाल नहीं बनता था। लेकिन मैं एज अ सिटीजन मैं पूछता हूं, मलक टीपू साहब आप हैं हमारे साथ? जी आप साथ हैं, बिल्कुल आगे बिल्कुल। सॉरी, अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना ये चाह रहा हूं कि आप मसलन, मैं क्या पाकिस्तान में अगर हूं, और क्या मैं अपनी बेटी को, क्या मैं अपनी बहन को, क्या मैं अपनी बीवी को इस वक्त रात को अकेले जाने दूंगा? मेरा जवाब, आप मुझे दकिया न्यूज कह सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब नहीं में होगा। Exactly. मैं आपसे पूछता हूं, मलक साहब से पूछता हूं, राशिद साहब से पूछता हूं कि क्या आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को
इस वक्त जो है वो बाहर जाने देंगे? मैं पाकिस्तान के खास कंटेस्ट में बात कर रहा हूं, मेरी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए, इसको सियाको सबाक से हट के ना लिया जाए, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। जी मलिक साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। आप ज़ाहिर है अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं बड़ा, उसमें मोस्टली पाकिस्तान के सर्कल सासी में इस पे बहुत से लोग अग्री भी करेंगे, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये है कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर, हम अपनी फोर्सेस के मुतालिक जो पुलिस फोर्स है उसके एक हाई लेवल सीसीपीओ का एक ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है, उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, बयानात लोग देते हैं इस तरह के सेंसिटिव टाइम के ऊपर, मतलब कि एक एडवाइस करना एक डिफरेंट चीज है कि हम इस मामला को समझ, लेकिन एक फोर्सेस के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर है कि बहुत से ऐसे वाकयात आते हैं तो पुलिस या गवर्नर या जो भी उस टॉप रैंकिंग जो लीड कर रहा है उसका काम उस टाइम पे होता है कि जो लोगों के साथ ज्यादती हो, विक्टिम को एक तो या सपोर्ट करें, उनको कहें जी वाकई आप है, हम इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे जो कि पहुंचा रहे हैं, लेकिन मामलात को हैंडल करना, अगर एक सीनियर ऑफिसर हैंडल इस तरह कर रहा है तो फोर्सेस के नीचे जो जूनियर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा, क्या वो चीजों को ऐसे देखेंगे? क्योंकि एक ये इस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनका एक पॉलिसी मेकिंग में बड़ा किरदार होता है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर देखें तो। अगर वो अपने इस किस्म की घर है, एक उन्होंने अच्छी बात की, एक एडवाइस की कि हमें ऐसे करना चाहिए, इस एक्सेप्टेबल हमें जो नहीं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये टाइमिंग ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बिल्कुल लोगों के अंदर मैं मलिक साहब आपकी इस बात, इसलिए मैंने पहले कंडेम किया है कि सीसीपीओ साहब ने जो बात की है वो उनके लेवल पे नहीं थी, क्योंकि वो तो उनका तो काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, नहीं हुआ, कोई अकेला है, कोई अकेला नहीं है, उसकी तो ये जिम्मेदारी थी कि वो जो है। लेकिन आप देखें जो दूसरे मामले हैं, आप लोग यानी हुकूमत जो है, हुकूमतें जो है आपकी, आप हमारी पुलिस फोर्सेस को सोर्सेस क्या दे रहे हैं? आप सारे उठ के जनाब डांगे सोटे लेके पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं। आप देखें क्राइम सीन से जो लोग बेचारे चीजें इकट्ठी कर रही हैं, शलवारें कमीजें उन्होंने पहनी हुई हैं, पाँव में चप्पलें पहनी हुई हैं, हाथों में शॉपिंग बैग पकड़े हुए हैं जिनमें हम गोश्त लाते हैं, ये आपके वो रिसोर्सेज हैं जो आपने पुलिस को दिए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं इसके बावजूद देखें कि 72 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने आपको क्लू दे दिए हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूं कि सीसीपीओ का बयान वो काबिल मुजम्मत है, लेकिन जब हम सारे ये पढ़ जाते हैं, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के अंदर दिन दहाड़े लोगों के सामने, कैमरों के सामने 14 बंदों को आपने मार दिया, हामला खवातीन को आपने मार दिया, तो कौन मुस्तफी हुआ? किसने इस्तीफा दिया? आज सुबह वो एक बैठे हुए थे जनाब बैठे के जी इस वाकये के ऊपर हुकूमत जो है वो रिजाइन कर दे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे जराइम की रोकथाम में अपनी तजावीज देने की बजाय वो जो है सियासत करते हैं। आप अपनी पुलिस के मोरल को डाउन ना करें। मैं समझता हूं कि ये पुलिस जो है अपने महदूद वसाइल के अंदर, उन बेचारे की गाड़ियां नहीं चलती, पेट्रोल नहीं होता उनमें, तो आप कहते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आगे लेके चल रहे हैं साथ हमने, ज़ाहिर है हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, ज़ाहिर है आवाम को बताने वालों के पुलिस के पास रिसोर्सेज जो है इतने लाभ महदूद नहीं है, उनकी रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें डेफिनेटली अपने कानून की रिफॉर्म, हमें कोर्स में रिफॉर्म की जरूरत है, अपने लॉज में रिफॉर्म की जरूरत है, हमें अब डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस पर हम बात करते रहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ये केस आगे बढ़ेगा तो हमें इसको फॉलो अप पे लेते रहना चाहिए ताकि लोगों के ज़हनों से ये महव ना हो। और दूसरा जो जाहिद साहब ने कहा है ना कि सीसीपीओ साहब की जो है ना मुस्ताफी होने की बात, वो उसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है और उसके पीछे एक पूरा माइंड कौन है ये भी आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि कौन लोग हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि सीसीपीओ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पुलिस के अंदर जो खामी है उससे किसी को इनकार नहीं है, उसकी जो इनकम्पिटेंसी है उस पर भी
रिसोर्सेज का ना होना भी प्राइम जिम्मेदारी फिर भी रियासत की है, फिर भी पुलिस की है। लेकिन जो सीसीपीओ साहब के मुस्ताफी होने की बात है वो पोलिटिसाइज की गई है और वो अभी भी की जा रही है। हमें इस केस को लोगों के ज़हन में याद रखने के लिए वक्तन फोक्तन इस पे बात करते रहना चाहिए। जी ठीक है दादा। आपसे दोबारा एक दो नेक्स्ट टॉपिक का बात शुरू करूंगा। हम देखते हैं खित्ते में हालात जो है वो तेजी से अफगान के अंदर एक पीस टॉक जो है ना वो चल रही थी तालिबान की, उस पे जरा हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। आपके साथ क्या अपडेट है, क्या समझते हैं कि आगे गुज़िश्ता साल जो अहम वाक़यात पेश है, एग्रीमेंट हुआ, आने वाली डेवलपमेंट कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मेरी आप अगर राय पूछें तो मुझे लग रहा है कि चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब ठीक। पाकिस्तान का जो मुस्बत रोल है पीस टॉक के अंदर, उसको पूरी दुनिया जो है वो तस्लीम कर रही है। अब देखें, माइक पोम्पियो का जो है वो बड़े गर्मजोशी से मुल्ला ब्रादर के साथ हाथ मिलाना, ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपना बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले किया है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो हम पहले भी कई प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, कि अफगान तनाजे के जो बेसिक फ्रीक हैं वो खुद है। सही। और अब ये जो दोहा के अंदर आज जो दूसरा सेशन चल रहा है कि जिसमें जनाब जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसके ऊपर बात हो रही है। और आपने देखा है कि जो अब्दुल्ला के जो बयानात हैं वो भी बड़े हौसला अफजा हैं। और थोड़े बहुत इसमें आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस्लामिक लॉज हों और 8,000 से ज्यादा जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इस तरह से मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है और पाकिस्तान के लिए ये तसल्ली का बायस होना चाहिए कि उसका वो जो बॉर्डर है वो इस पीस टॉक के लिए से काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। क्योंकि याद रखें कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस है, पाकिस्तान का पीस उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और हमने इसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 85,000 के लगभग हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी अवाम ने शहादतें दी हैं। और हमसे ज्यादा कौन नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर पीस हो। लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन इस ताक में है कि जहां पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाए। और अनफॉर्चुनेटली ये जो 5th जनरेशन वारफेयर हैं उसमें कुछ हमारे भी सो कॉल अरस्तु और जनाब बड़े लिबरल अपने आप को कहने वाले जो हैं, उन्होंने हमारी पाक फौज को, पाकिस्तान को अपने निशाने पर रखा हुआ है। तो हमें ये अपनी आंखें जो हैं वो खुली रखनी चाहिए। और अब ये मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिया खान, आपकी तरफ आते हैं। आप को बड़ा गहरी नजर भी रखती हैं। पाकिस्तान के पीस टॉक्स में आप क्या चाहते हैं कि आने वाले हम क्या देख रहे हैं आपकी नजर में, और आप इस तमाम पहलू को कैसे देखती हैं इसके दौरान? देखो, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का इस टाइम रोल चल रहा है फ्रंटियर के इस पीस टॉक को लेके बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है, जो कि अल्टीमेटली एट द एंड हमारे अपने पाकिस्तान के लिए ही बहुत पॉजिटिव है। ऑब्वियसली अगर फ्रंटियर सेफ नहीं है, अगर वहां पे पीस नहीं है, तो मुल्कों के अंदर पीस नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को लेके वो जो भी अराउंड जो भी फ्रंटियर्स हमारे बन रहे हैं, सिर्फ अफगान नहीं बाकी भी जो सारे हैं, तो उन सब के पीस को लेके पाकिस्तान बहुत कंसर्न्ड है। अपना रोल जो है वो बहुत मैच्योरिटी के साथ प्ले कर रहा है इस टाइम। इस टॉक शो में इस टाइम हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक जिस्ट है हमारे पास वो यही चीज है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत पॉजिटिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। और जो भी आगे ये डायलॉग्स जो जा रहे हैं, अफगान डायलॉग जो अफगान पीस टॉक पे जा रहे हैं, वो पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। और फ्रंटियर पे इस टाइम जो थोड़ा बहुत पीस हो भी रहा है,
तो मेरे ख्याल में उसमें भी पाकिस्तान की कोशिशें बिल्कुल सराही जा सकती हैं। तो आगे भी हम लोग थैंक यू देखेंगे कि पाकिस्तान अपना इसी तरीके से पार्टिसिपेट करता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। राशिद चौधरी साहब, सर आपने चौधरी साहब की और आप की बात सुनी जा रही है, पाकिस्तान का पॉजिटिव किरदार है। हम देखते हैं कि 9/11 के बाद जो है ना पूरी दुनिया का एक नया रोल सामने आया अमेरिका का, और हमने देखा खित्ते में तकरीबन मिडिल ईस्ट में 37 मिलियन लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, और 500 मिलियन से ज्यादा लोग जो है ना वो इनकी इसमें इस जंग के अंदर जो है ना वो अपनी पहुंच गए, मौत का उनकी वाकया हो गई, और कुछ लोग जो है ना वो उनको फॉर लाइफ इंजरीज हो गई। और 9/11 के बाद हम देखते हैं कि बहुत से इस खित्ते में चेंजिंग आई है, और 19-20 साल की ये जंग के बाद अब अमेरिका ने दोबारा तालिबान के साथ पीस टॉक के बाद एक टेबल पे आ गए हैं, और अब मामला आगे चल रहे हैं। आप सर इस्लामाबाद में हैं, चीजों को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में और वहां के रियलिटी को देखते हुए हमें जरा हमारे व्यूज को अपडेट करें कि आप कैसे देख रहे हैं, और यहाँ कहाँ किस तरफ जा रहा है, और क्या अनकरीब फ्यूचर के अंदर ये मामला बिल्कुल पीसफुल हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी, ये अहम सवाल है और इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं मलिक साहब। इसकी जो डायमेंशंस हैं उनका एक प्रोग्राम में अहाता करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आने वाले जो प्रोग्राम हैं उनमें भी इसको इंक्लूड करें। सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाया है 9/11 के बाद, मैं ये समझता हूँ कि वो अमेरिका ने खुद उठाया है। सही। उसकी जो बैनुल अक़वामी साख है वो सारी तबाह हो गई है, और उसके जो मुख्तलिफ स्पॉट थे पूरी दुनिया में जहां पे वो ये था, उसका एक अफगानों ने ये बता दिया है कि हम अपने ऊपर किसी को मुसल्लत होता है नहीं देख सकते। और 19 की जंग में अब अगर अमेरिका से आप पूछें कि उसने क्या हासिल किया, तो वो जवाब 0+0 ही आएगा। अब वहां पे जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि 60% जो इलाका है अफगानिस्तान का, उस पे किसी ना किसी हवाले से अफगान तालिबान का कब्जा है, उनके कवानीन चलते हैं, उन लोग को ओन करते हैं वहां पे। और जो वहां की हुकूमत है, जैसे अशरफ गनी साहब हैं या अब्दुल्ला हैं, वो चंद बड़े शहरों तक में है उनकी हुकूमत जो है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अब एक जो है वो प्लेयर नहीं है, उसमें अब चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर बिल्कुल उसके साथ जैसे मिस राबिया ने कहा, हमारा सीपैक गुजर रहा है उसके साथ। पिछले कुछ दिनों से क्रॉस बॉर्डर पे कशीदगी पाई गई है, जिसकी बहुत सारी वजूहात सामने आई हैं, और उसके पीछे कौन है? जाहिर है हम खुलेआम कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान भी अमन होगा। तो इस बात को हमें जाहिद साहब वाली बात को बिल्कुल रखना चाहिए। हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग ये हर वक्त खुला रखा, अपने दुश्मन को पहचानना होगा, और ताकि हम जो है ना वो आगे की तरफ जा सके। और अफगानिस्तान का जो अमन है वो वहां के लोगों पे है, उन्होंने क्या करना है, पाकिस्तान का इससे कोई, उन्होंने कौन सा निजाम हुकूमत चलाना है, ये उनके लोगों का राइट है। वो जो फैसला करें पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी मैं पिछले 18 साल से जो ये कहता रहा हूं कि अफगानिस्तान का हल जंग नहीं है, वो आज दुरुस्त साबित हो गई। सही। तो साहब जाहिर है कि ये जो अफगानिस्तान का, ऐसे चौधरी साहब ने बात की, राशिद साहब ने, कि ये मामला इंडिपेंडेंटली हम नहीं दे सकते, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। तो अगर हम पोस्ट 9/11 के बाद देखें तो हम देखते हैं कि ये जो अफगानिस्तान का खिता और मिडिल ईस्ट का खिता, इसमें तकरीबन मिलजुल के इंटरनेशनल प्लेयर ने पॉलिटिक्स की है, गेम्स की हैं, और वॉर गेम्स भी की हैं, बहुत सी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज भी किया है, और इसका असर हम अब देखते हैं। अब इन सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट शायद वो इसराइल को हुआ है, जिसने अपने इन 20 साल के बाद अमेरिका ने अपनी साख तो खोली, लेकिन लग ये रहा है कि जो इसराइल है वो अपना जो जड़ें हैं वो मिडिल ईस्ट में इस टाइम मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। आपका सर योर टेक?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब देखें कि अफगानिस्तान की तो खैर आपको पता है कि एक हिस्ट्री रही है इसमें, सोवियत यूनियन से लेके और उससे पहले भी ये हिता जो है वो हमेशा बारूनी साजिशों का गढ़ रहा है। सही। अब क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का दौर है, अब वो जो न्यूज होती हैं वो छुपती नहीं है, इंसिडेंट छुपती नहीं है। और अमेरिका जो है अब उसने देखा है कि अब हित्ते में यहां रहना उसके मफादात के हक में नहीं है, तो लिहाजा अब जी। वो वहां पे अपनी फर्दर कोई प्रेजेंस रखना नहीं चाहते। ये जो आपने सवाल का दूसरा हिस्सा किया है, क्या है वो, अब ये है कि क्योंकि अब वो जो डायमेंशंस हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। अब जो सारी जी। डायमेंशंस हैं वो अमेरिका और चाइना, ये दोनों बड़े जो है वो ग्रुप हैं। अब आप देखें कि एक नया आपको ब्लॉक्स जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें चाइना और रशिया, और फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इस तरह से आप देखें कि आपको चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं। उस सूरत सही। में जो अमेरिका को सबसे ज्यादा बड़ी सपोर्ट मिल रही है वो मिडल ईस्ट में मिल रही है, वो चाहे सऊदी अरब से हो, यूएई से हो या बहरीन से हो। तो लिहाजा अब अमेरिका ने यह समझा है कि वो अब शिफ्ट करे अपने इंटरेस्ट को और वो मिडल ईस्ट में तवज्जो दे। अब सही। उसके मैं लिए जहर जो साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ जी जी जी। जी। जरूर करें जी। कि क्या ये जो मिडल ईस्ट में डेवलपमेंट हो रही है चौधरी साहब, आप इसको जो आने वाले अक्टूबर में इलेक्शन है ट्रंप के, जी उसके साथ भी इसको आप जोड़ते हैं कि ट्रंप इसका बेनिफिट उठाएगा? देखिए, डेफिनेटली जो भी इस तरह की मूव्स होती हैं वो अल्टीमेटली आपके जो इलेक्शंस होते हैं उनके ऊपर बड़ा फर्क डालते हैं। इसमें आप देखें, आप इसको बेशक जिस तरह से लिखें, लेकिन क्योंकि हम यहां बैठे हुए हैं एनालिसिस के तौर पर, मैं एनालिस्ट के तौर पर बैठा हूं, तो मैंने चीजों को एनालिस करके आपने देखना है। अब ट्रंप जो है वो इस इलेक्शन में ये अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा है कि देखें जनाब, मैं वर्ल्ड में पीस का एम्बेसडर हूं। मैंने देखे शाम से अपनी चीजें जो है फौजें निकाल ली वहां से मैंने, और वहां पे मैंने यहां से निकाल दी, अफगानिस्तान से मैंने अब निकाल दी है। अब मैंने जनाब वो यरूशलेम में इस अपना एम्बेसी जो है वो वहां पे मैंने खोल दी है। अब जो है यूएई और इसराइल का मुआहदा मैंने करा दिया है, और अब 15 सितंबर को यूएई और बहरीन जो है वो भी अब जो है वो उस मुआहदे के ऊपर, यानी पीस मुआहदा जो है उसके ऊपर कर रहा है। तो ये सारी अल्टीमेटली चीजें जो हैं वो ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके ऊपर असरअंदाज होगी। ठीक है, जो आपकी ये बड़े मुल्क हैं, ये पावरफुल, ये हमारी तरह नहीं होती कि जनाब हमारी नाली नहीं बनाई तो हमने वोट नहीं देना, हमारी सड़क नहीं बनाई तो हमने वोट नहीं देना। ये जो डेवलप कंट्री होती है वहां के अवाम की सोच भी डिफरेंट होती है। मैं ये समझता हूं और मेरे ये एनालिसिस है कि डेफिनेटली जो ट्रंप है उसकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको इन तमाम चीजों से बूस्ट मिलेगा। और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड टर्म जो इलेक्शन है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो उसकी वजह सिर्फ यही जो है वो हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं, लेकिन एक देखें, अगेन हम जो है ना मुसलमान, हम अपने आप को कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र होना भी चाहिए, हम में विजन की थोड़ी कमी नजर आ रही है। हम जो है वो दीवार के पार देखने की सलाहियत नहीं रखते, और अगर देखते भी हैं तो उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते। अब जो दुनिया है एक ग्लोबल है, अब हम अकवाम से कट के नहीं रह सकते। अब देखिए, ये सारा सिलसिला आपने बताया, आप मुझे ये बताएं कि टर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, अब हम जो हैं वो टर्की के बड़े गुण गा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि जनाब टर्की के तो हम गुम गा रहे हैं और इसराइल के हम मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे एजेंडा क्या है?
आप चाहते क्या है? अब मिडिल ईस्ट के हमारे हमारे मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज हैं, वो तो इसराइल के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी क्या पॉलिसी है? ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमतें हैं, और वो सिर्फ यही कि जी किसको अंदर करना है, किसको नैब में करना है, किसको क्या करना है, ये उसके गिर्द ही घूम रही है। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ अंदरूनी जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जो कि हमारे काउंसलरों के, जो हमारे जो मेंबर सूबाई असेंबली के हल करने वाले थे, हमारी हुकूमतें उनको हल करने में लग गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये थोड़ा हमें देखना चाहिए। अब इसके तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बहरीन ने ये कहा है कि देखें जी, उसका जो पीस अकॉर्ड हो रहा है इसराइल का, वो फलस्तीन जो इशू है उसके हल में मदद देगा। तो ये आने वाले दिनों में हमें अगेन अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सबसे पहले अगेन मैं फिर कहूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान, हमें अपने से पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए। पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको सामने रखना चाहिए, उसके जो इंटरेस्ट है उनको सामने रखना चाहिए, और हमारे तमाम फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए होने चाहिए। थैंक यू भैया खां, आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर है आपने जाहिद चौधरी साहब की बड़ी डिटेल गुफ्तगू सुनी, आप देखते हैं कि उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ पेश। तो अब हमारे बदली कंट्री मिडिल ईस्ट में वो अपनी जो है ना ताल्लुक के साथ बेहतर कर, हो सकता है उनका एक ये भी हो कि उन्हें पता है कि उनकी तमाम सिक्योरिटी जो है ना अब वो इतनी वीक है कि बेसिकली वो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है इफेक्ट्स सकते, तो वो कंप्रोमाइज सिचुएशन में लेके आके ये एक पॉइंट जैसे कहा कि हमें एक अच्छे तल्लुकात इजराइल के साथ होने चाहिए, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग करते हैं, आप इसको कैसे देखती हैं कि इजराइल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, कितने के नाला है, और उसको रैंकिंग के लिहाज से, फाइनेंशियल हब के लिहाज से अमेरिका के अंदर भी उसकी बहुत अच्छी लॉबिंग है, अंदर भी उसकी लॉबिंग बहुत थैंक यू हमने थैंक यू। मैं चौधरी साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। अभी जैसे कि चौधरी साहब ने एक पॉइंट कहा है कि हम में वो विजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर अभी हम लोग देखें, जैसे कि आपने अभी राशिद साहब ने भी एक क्वेश्चन किया कि क्या ट्रम्प के इलेक्शंस के ऊपर या इलेक्शन कैंपेन के ऊपर क्या इसका फर्क पड़ेगा, तो मैं इन दोनों बातों को थोड़ा सा कंबाइन करके इस तरह से जवाब दूंगी कि हम लोग जो एक हर जगह के ऊपर हम लोगों ने एक ग्लोब्स रखे हुए हैं, वर्ल्ड ग्लोब्स जो रखे हुए हैं, मैप्स जो हैं, तो मुझे यूं लगता है कि हम लोग उस मैप को जब देखते हैं तो वो जो एक घूमता है, तो हम लोग एक टाइम पे एक एरिया को देख रहे होते हैं, हमने ये करना है या हमारे साथ ये सही है, हमारे साथ वो सही नहीं, हमने इस ये करना है वो करना है, और वहां से भी नीचे आके हम लोग सिर्फ एक वही चीज कि इस बंदे को अंदर करना है, इसको नैब में देना है, ये वो चीजें। जबकि जो बड़ी स्टेट्स हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम कौन सी बड़ी स्टेट्स पूरी दुनिया में इस टाइम जो चल रही हैं या जो भी गेम्स चल रही हैं, उन्होंने इस ग्लोब को एज ए ग्लोब नहीं रखा हुआ है, उन्होंने इसको स्प्रेड कर दिया एक चेस गेम की तरह से। उनके सामने कंप्लीट विजन है जो कि हमारे सामने नहीं है। हम लोग ब्लॉक कर देते हैं अपनी विजन को, उस ग्लोब के सामने बैठते हैं, हम लोग अपनी विजन को ब्लॉक कर देते हैं, हम बाकी साइडों को नहीं देख रहे, जबकि वो लोग एक चेस की तरह से इसको देख रहे हैं, एक चेस के बिट्स की तरह से अपनी मर्जी से पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और डेफिनेटली एट द एंड फायदा उन्हीं कंट्रीज को होगा जो कि इनको चेस की तरह से चला रही हैं। हम लोगों को उतना फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें सिर्फ ये देखना है हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए क्या चीज बेहतर है और क्या नहीं है, वहां पे हमें देखना है। बाकी डेफिनेटली ट्रम्प की कैंपेन को इस चीज का बहुत फायदा होगा आने वाले इलेक्शंस में, जो कुछ इस टाइम हो रहा है वो, और मैं बिल्कुल चौधरी साहब के साथ एग्री करती हूँ कि ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि इन सब हालात के होते वो दोबारा विन कर जाएगा। तो लेकिन आगे देखें कि क्या बनता है। your last 5 minutes रह गए हैं प्रोग्राम सर, आप फिर हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। बस बात ये है जी, मलिक साहब, चौधरी साहब ने जो बातें की हैं उनसे तो मुझे काफी हद तक इख्तलाफ ही है। देखिए, जो टर्की है उसके साथ हमारे एक बरादराना तल्लकात हैं,
सऊदी अरब के साथ हमारे बरादराना तल्लुकात हैं। अब अगर हम पे कोई आके ये मुसल्लत करे कि आप अर्तुगरुल ड्रामा ना दिखाएं, ठीक है, तो हम ये हमारे पे ये ब्लेम कर दिया जाए कि जी आपका विजन कम है। विजन कम नहीं है। 2 साल पहले पाकिस्तान जो था वो पूरी दुनिया में एज अ टेररिस्ट स्टेट पहचाना जाता था। आज 2 साल के बाद इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान एक कोऑपरेटिव स्टेट है। ये विजन की ही बुलंदी का नाम है और इस विजन को आप जो मर्जी नाम दे दे, दीवार के उस पार देखने का नाम दे दे, हम तो पूरी दुनिया को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे जो अलाइज हैं, अभी देखें पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में कोई दोस्त और दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अभी अफगानिस्तान ने हमारे साथ क्या नहीं किया जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है दैट इज गोइंग टू बी अ सेफर, ठीक है। ईरान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, टर्की के साथ हैं, लेकिन ये जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है, अब आप ये देखें कि ये जो यूएई है या बहरीन है, अब ये सिर्फ इनके पास थोड़ा सा ऑयल है और उनके पास कोई और चीज नहीं। पाकिस्तान एक मुस्लिम एटॉमिक पावर है और एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। उसने बहुत सारे फैसले जो हैं वो उस तरह नहीं करने होते जो वन मैन शो होता है उसकी तरह कर देने हैं कि जनाब रियासत में एक फर्द ने फैसला कर दिया तो बस हो गया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले साल जो होंगे वो पाकिस्तान के लिए मजीद तरक्की लाएंगे, मजीद बेहतरी लाएंगे और ये जो हिस्सा है इसमें तरक्की की ऐसी नई राहें खुलेंगी कि दुनिया यहाँ आना शुरू हो जाएगी। शायद जाहिद साहब भी हमें विजिट कर ले पाकिस्तान का। जैसा your take last concluding remarks are okay. जी ठीक है, देखें बात यह है कि वो मेरा एक अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे मोतबर है, सबसे ज्यादा है। हमसे, मुझसे ज्यादा किसी की ख्वाहिश ये नहीं होगी कि मैं पाकिस्तान को एक तमीर तरक्की की राह पे चलता हुआ मुल्क देखना चाहता हूं। मैंने हमेशा पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए अपनी काविशें जो हैं वो की हुई है, तो उसको मैं जारी रखूंगा। हम पाकिस्तानी चोई साहब, हम आपकी एज ए पाकिस्तानी हम आपके जो जज्बात हैं उनकी कदर करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने भी रिक्वेस्ट भी की है और कुछ फोरम पे बात भी की है कि आपको भी 17 इम्तियाज जो है ना वो दिया जाए। जी, पाकिस्तान की खिदमत के लिए मुझे किसी सितारे के, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी विल है। अगर इफ आई कैन डू समथिंग फॉर माई कंट्री, आई विल सर्टनली डू विदाउट एनी रिवॉर्ड इन बैक। Thank you. Bia, your last remark and we are closing program. Okay. इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हर तरफ से पॉलिटिकल भी और जो अंदर के इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि जो हमारा पहला टॉपिक था इस टाइम एक करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हुए, तो दोनों के लिए दुआ को है हम लोग के यहाँ पे सब अमन अमान हो और सेफ्टी हो सब लोगों के लिए, और पॉलिटिकल भी जो इस टाइम हम लोग सिचुएशन हमारे सामने है, पाकिस्तान का रोल बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे और भी अच्छा होगा। हम लोगों की दुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत सेफ और बहुत अच्छे नाम से हर जगह पे जाना जाए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच Zahid Choice साहब, Rashid Choice साहब, Bia Khan, thank you very much for joining in this program and नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही था। आपने हमारे गेस्ट की राय सुनी और आप किससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है जमहूरियत का यही खूबसूरती है कि हर इंसान जो है ना वो आज़ाद है, अपनी राय दे सकता है। आने वाले टाइम में ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है और ये जो न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं और पाकिस्तान की इंटरनल फॉरेन पॉलिसी पे जो भी डेवलपमेंट होंगी, हमारी कोशिश होगी वीकली प्रोग्राम के आपके सामने आए, डिस्कस करें, आपके सामने रखें। आप भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को अगर आप लाइक करते हैं, देखते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी जो वीकली जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस जो हम करते हैं आप तक पहुंच सके। अपने गिरदनवाज लोगों का ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज।